नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो हर हाल में शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रॉपर वीडियोस तो एजुकेशन वाले बच्चों के लिए ही है। हाँ, अगर आप कहीं भी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे टेट सी टेट के लिए, बीएड के लिए, इवन किसी भी एमपी टेट यूपी टेट, जहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का आपके यूज है, तो ये वीडियोस प्रॉपर तब भी आपके लिए उतनी हेल्पफुल है जितनी किसी एजुकेशन के बच्चे के लिए है। हम थोड़ा-सा इंट्रो ले लेते हैं लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 थ्योरी इंटेलिजेंसी की कवर की थी, जहाँ पे हमने एक जीएस थॉमसन की सैंपलिंग थ्योरी यूज़ की थी। तो सैंपलिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो कहता है कि जो बुद्धि है वो स्वतंत्र यूनिट से मिलके बनी होती है। उन्होंने एज़ अ पॉपुलेशन कंसीडर किया और कहा कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसमें सैंपल का चुनाव करके। फिर हम बात करते हैं कैरोल का 3 स्टार्टम थ्योरी। तो उन्होंने क्या किया था कि स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैटल की थ्योरीज को एक स्ट्रक्चर में रखा, ना कि हायरार्की। अगर याद हो तो फिलिप वर्नर की हायरार्की भी थ्योरी कुछ इसी तरह से, बट इन्होंने स्ट्राटा बताया और उसमें कुछ चीजें जोड़ी, जैसे कि स्पीयरमैन को सबसे टॉप पे रखा। बट जो इनको स्टार्टअप मिलता है, इन्होंने जो स्पेसिफिक चीजें थी जिनके द्वारा मेंटल एबिलिटीज का प्रोसेसिंग शुरू होता है, उनमें 70 क्षमताओं को रखा, उसको नैरो स्टेज बोला। देन उसके बाद जो ब्रॉडर स्टेज बोला, जिसमें उन्होंने 8 क्षमताओं को रखा, और उसके बाद सबसे टॉप पे रखा स्पीयरमैन की जी फैक्टर को। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, जो आज हम लोग इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है संवेगात्मक बुद्धि। हम लोग इस टर्म से पहले भी परिचित हो चुके हैं, पर हम लोगों ने तब विकास के सेंस में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर थ्योरी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अब इमोशनल इंटेलिजेंसी जो फेमस हुई थी कॉन्सेप्ट, तो वो डेनियल गोलमैन के द्वारा हुआ था। ठीक, मैक्सिमम लोग तो यही जानते हैं कि गोलमैन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। डेनियल गोलमैन से भी पहले इसको थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि इसके टर्म्स, खासकर नेट के एग्जाम में, कि ये टर्म्स सबसे पहले किसने यूज किए, किसके द्वारा लाया गया था। तो जब हम इसकी शुरुआती हिस्ट्री की बात करें, तो एक पर्सन है वाइने, इन्होंने अपने शोध प्रबंध में, एक उनका जो टाइटल था कि स्टडी ऑफ इमोशंस, स्टडी ऑफ इमोशंस डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये इन्होंने अपना जो शोध प्रबंध दिया था वो था 1985 में। ध्यान देना, ईयर था 95, और दिया किसके गया था ये कॉन्सेप्ट, किसका था, वाइने का। तो वाइने ने सबसे पहले ये इमोशनल इंटेलिजेंसी शब्द का यूज किया था अपने शोध प्रबंध में। बट उसके बाद एक और है, स्टैनली ग्रीन स्वान। ग्रीन स्वान ने क्या किया था कि 1989 में, गलत हुआ जा रहा है, क्या दिक्कत है। अब संवेगात्मक बुद्धि का एक निदर्श, और निदर्श को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं रिसर्च के टर्मोलॉजी में सैंपलिंग की तरह यूज करते हैं, बट इन्होंने एक इसका कॉन्सेप्ट दिया था, किसने, स्टैनली ग्रीनस्वान ने। कब दिया था, 1989 में। और इसी साल, यानी किस साल, 1989 में पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर, जिनके द्वारा एक्चुअल में शुरुआती स्टेज में कहा जाता है कि पहला इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले हैं, तो कौन थे, पीटर सॉल्वे, पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर। वही मेयर वाले जिनके पास रुतबा, पावर, ताकत वाली होती है। लेकिन इनका टाइटल था मेयर, ये मेयर थे नहीं, ठीक है, कि नहीं मेरे पास पावर है, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि हमारे चाचा विधायक हैं, तो छोड़ दो। तो इन दो लोगों ने, कौन, एक सॉल्वे और एक जॉन मेयर ने, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। तो जो पहला जब नाम मिलता है, जो ज्यादातर जगहों पे पूछ भी लिया जाता है, तो पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर का आता है। बट जो इसको एक्चुअल
नाम मिला कि जिसकी वजह से ये फेमस हुआ, न तो वाइने थे, न तो जॉन मेयर या पीटर सॉल्वे थे। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट लेके आए वो ये साहब थे, गोलमैन। जैसा कि इनका नाम है गोल, गोल गोल करते हुए इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है। और उस बुक का नाम था, बुक का नाम याद रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये इनकी बुक का टाइटल था। और इसी बुक में इन्होंने क्या किया कि इमोशनल इंटेलिजेंसी को, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम लोगों के सामने रखा, जो इस फॉर्म में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी कारण जो इसका फाउंडर जब माना जाता है, तो इन्हीं को माना जाता है कि हाँ, यही वो पर्सन है जिसने संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने रख के लाया। अब अगर हम इसको और आसान शब्दों में कहा जाए कि एकदम, चलो बुक्स की लैंग्वेज हटा देते हैं, इस संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो सीधे सीधे अगर कहा जाए तो अपने संवेगों को नियंत्रित करना या उसको सही तरीके से यूज करना संवेगात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट है। ये एक सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया किसका? इमोशनल इंटेलिजेंस का। अब हम आते हैं थोड़ा और डिटेल में। बुक का टाइटल हटा देते हैं। अब जो अगर हम इसके कुछ टर्म्स की बात करें, तो जैसे मैंने जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया कि आप अपने इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे हैं और उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं उस वे में। बट जब हम इसको बात करते हैं ब्रॉडर सेंस में, तो जो पर्सन होता है कोई भी, वो क्या करेगा? सिर्फ अपने इमोशंस पे फोकस नहीं करेगा, वो इमोशंस को क्या करेगा? अंडरस्टूड करेगा, यूज करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये सारी चीजें लागू होंगी अदर पर्सन के लिए भी। वो अदर पर्सन को कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, बट क्या करेगा कि वो उसके द्वारा उसके भी इमोशंस को समझेगा, उसकी भी चीजों को यूज करने की कोशिश करेगा और अंडरस्टूड करेगा। और उसके लिए क्या है कि उन पर नियंत्रण करना और उसके द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना, यानी भावनात्मक बुद्धि को इस तरह से यूज करना, समझना कि हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसकी सिचुएशन को डील करेंगे, उसको अंडरस्टूड करेंगे, उसको समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे? उसको यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए जो हमारा सर्वोत्तम यूज होगा वही करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स के। देखो, एकदम साधारण शब्द में कहा जाए, अभी जब इसके कंपोनेंट्स आप पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि का जो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग अगर जब आप मैंने पढ़ा रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में, तो संवेग क्या होता है कि आपको एक गति दे देते हैं अचानक से। जैसे आप अगर क्रोध ही आ गया, क्रोध भी एक संवेग है। तो जब संवेग आया, तो उस समय अगर क्रोध आ गया, तो सामने जो होगा उसको तो आप फोड़ डालेंगे। एक गुस्सा आ गया ना, तो यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट है कि उस हर चीज जो इमोशन से जुड़ी है उनको आपको नियंत्रण करना है, उनका बेस्ट यूज। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसको सही डायरेक्शन देना है, ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है। अगर हम इसके बात करते हैं कंपोनेंट्स की, एलिमेंट्स की, तो इसमें सबसे पहली चीज होती है परसेप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, ठीक। ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज होती है यूज करना, जैसे मैंने अभी डिफिनेशन बताया, यूज ऑफ इमोशंस, ठीक। तीसरी चीज पे आ जाते हैं। तीसरी चीज होता है इमोशन को मैनेजमेंट करना। तो इमोशंस मैनेजमेंट, ठीक। और फोर्थ जो है, चौथा हम लोग रख देते हैं कंप्रिहेंशन। किसका? इमोशंस का। तो ये हम डैश डैश बना देते हैं और लिख देते हैं। अब अगर इसको मैं डायग्राम में अगर एक गोला बना दूं, ऐसे समझ लो, और इसके चार हिस्से कर देता हूं, ठीक। चार हिस्से मैंने कर दिए, और चार हिस्सों में इसको जब मैं रखता हूं, तो एक तरफ मैं रख देता हूं प्रत्यक्षीकरण,
दूसरी तरफ क्या करना है, इनका उपयोग, तीसरी तरफ प्रबंधन, और चौथी तरफ अवबोध। अब इनमें सब में कॉमन शब्द क्या है, संवेगों के लिए है। तो अब जब बात करते हैं हम परसेप्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, जब उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो लोगों का फेस या पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज देख के वो क्या करेगा, प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, परसेप्शन बना लेगा कि हाँ ये इमोशंस हो रहे हैं। तो ये होता है पहला एलिमेंट इसका, क्या है, परसेप्शन। दूसरा है यूज ऑफ इमोशन। तो आप इमोशन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको हर बार पे एंगर ही आ जा रहा है या हर बार पे आप रो दे रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे। मैनेजमेंट तो बाद में जाएगा ना, यूज तो कर ही नहीं पा रहे हैं ना आप। तो इमोशंस को भी यूज होना चाहिए ना। देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, जैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ऐसे शब्द यूज करता है कि दो लोग अच्छे खासे दोस्त हों, बैठे रहे, वो लड़ाई करवा दे। अब सोचो कि वो कैसे इमोशंस के साथ खेलता है, मतलब उसे कितना अच्छे से यूज करने आ रहा है इमोशंस का। वो दो अच्छे दोस्त हैं, वो भाई बैठे बैठे लड़ाई करा देता है। तो इमोशंस के थ्रू ही वो कर पा रहा है ना। तो उपयोग करना, मैनेजमेंट क्या है, कि उनको कंट्रोल करना, कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ही कंट्रोल में रहे, किसी और के कंट्रोल में ना जाने पाए। जैसे मैंने भी लड़के का एग्जांपल दिया, वो क्या करता है, वो अपने शब्दों का सही तरीके से यूज करता है, और आप अपना इमोशन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी बातों में चल मार्क तो बताएं, हमसे पंगा बहुत पड़ेगा महंगा। और लास्ट में अवबोध। अवबोध क्या होता है कि संवेगों की जो भाषा होती है, जो शैली होती है, उन चीजों को अंडरस्टूड करना होता है, उनके जो संबंधों के बीच जटिलता है उस चीज को समझना होता है। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स कह लीजिए, एलिमेंट्स कह लीजिए, वो किस चीज के लिए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डेनियल गोलमैन ने, और इन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में बताया था। अब इसके अलावा चार एट्रीब्यूट भी हैं, इसके गुण भी हैं, जो आपको जानना चाहिए। अब वो चार एट्रीब्यूट्स क्या हैं, चलो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आता है, क्या यार स्याही खत्म हो गई, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक, दूसरा आता है सेल्फ मैनेजमेंट। थर्ड आता है सोशल अवेयरनेस। और जो हमारा फोर्थ आएगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये चार एट्रीब्यूट होते हैं, जिनको विश्लेषक भी कहा जाता है। अब देखो, सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले आप स्वयं के प्रति जागरूक होना चाहिए, आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं। दूसरे को भले आप बहुत अच्छी तरीके से इमोशन समझ पा रहे हैं, बट अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आप अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, तो बेकार है फिर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकेंड चीज, मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर याद हो, परसेप्शन में शुरुआत में यही चीज बताया ना, मैनेजमेंट यहाँ पे था ना, आपके इमोशन का मैनेजमेंट, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट थे। बट अब यहाँ बात की जा रही सेल्फ पे। तो किसी भी पर्सन के लिए भाई सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, आप अपने इमोशन के प्रति क्या है, अवेयर हैं। ठीक है, अच्छी चीज है। देन आपको मैनेजमेंट भी तो करना आना चाहिए ना, कि किस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है। पता चला सिचुएशन शांत रहने की है, आप ठहाका मार के हंस दिए, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, वही सोच के आप हंसने लग गए, तो मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देन सोशल अवेयरनेस, कि जब आप जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि 10 लोगों के बीच में हैं, तो आप एक सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, तो सोशल के बीच में भी आपको अवेयर होना पड़ेगा, एक दूसरे को इमोशंस को ध्यान रख। जैसे कई बार होते हैं ना, फ्रेंड्स बैठे होते हैं, अगर वो कॉमन फ्रेंड्स अभी हैं, तब तो चलो किसी भी तरीके से बातचीत कर ले रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई न्यू पर्सन आता है, अभी जुड़े ग्रुप में उसे 2-3 दिन हुआ है, तो क्या होता है, कई बंदे उसके साथ मजाक करने से पहले एक बार सोचते हैं कि क्या पता ये बुरा ना मान जाए, ये समझ ना पाए। जबकि जानते हो कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, जब उनका ग्रुप्स बनता है, तो भाई टांग खिंचाए तो धुआंधार होती है। तो वही चीज यहाँ भी होती है। तो आपको सोशल अवेयर होना चाहिए। लास्ट में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप संबंध को किस तरीके से मैनेज करते हैं इमोशंस के थ्रू। तो ये चार क्या है, एट्रीब्यूट है, और ये किसकी थ्योरी के हैं, डेनियल गोलमैन के हैं।
और ये था कॉन्सेप्ट किसका? इमोशनल इंटेलिजेंसी का। अगर इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, और जैसा मैंने कहा है कि पीडीएफ तभी दूँगा जब जीन पियाजे की थ्योरी बता दूँगा, और जीन पियाजे की लास्ट थ्योरी होगी, जैसे जिस दिन जीन पियाजे की थ्योरी अपलोड होगी जब पढ़ाऊँगा, और मे बी इसके बाद उन्हीं की थ्योरी बची है। बाकी हैं और थ्योरियाँ, लेकिन इतना सफिशिएंट है। अगर किसी को लगता है कि कोई थ्योरी छूट रही है, उसे पढ़ना है, तो कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं उस चीज़ को बता दूँगा और मैं पढ़ा भी दूँगा उस थ्योरी को, जो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये थ्योरी मुझे पता है या छूट गया है। नियरली मैंने वो सभी कवर कर ली हैं, जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। तो इसके बाद जीन पियाजे पे आ जाएँगे, और वही एक बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के लिए ही है, और कर दिया करो, कोई पैसा नहीं लगता। अब तो डेटा भी फ्री मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कुछ लोगों के पास तो अब 2-2 मोबाइल भी आ गया है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, क्या जा रहा है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए।